बस आराम से। चलो। आ रहा अभी? आ रहा नहीं आ रहा अभी? नहीं आ रहा क्या? चलो। तो कहता हूँ कि लास्ट क्लास से अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बता दिए थे ना। चलो। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ लेना। जो डाउट्स आए पूछ लेना। ठीक है ना? ओके। आगे चले। आगे। चलो। अगले ना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? मैट्रिसेस कैसे लिखते हैं, ऑर्डर कैसे डिफाइंड होता है। ठीक है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अपने सीखे थे, है ना? फिर हमने देखा था दो मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए पहले क्या चेक करना पड़ता था? दो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा हो, सेम। और ऐड करने के लिए सीधा क्या करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सीधा ऐड कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेस बताया तुमने, ट्रेस। आज देखना, हम और चीज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है। सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन सबका जो सम आता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिंपली ट्रेस नाम देते हैं। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि क्या हर मैट्रिक्स का ट्रेस डिफाइन हो सकता है क्या? क्या हर मैट्रिक्स का ट्रेस डिफाइंड होगा? किनका डिफाइंड होगा? ऑब्वियसली जिनका डायगोनल होगा। और डायगोनल किनका होता है? स्क्वायर मैट्रिसेस का आता है। जैसे अगर मान लो मैट्रिक्स होता है 1 2 3 5। ठीक है, ये मान लो अगर क्या होता है मैट्रिक्स ए, देन ट्रेस ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स कितना आता? अपना 6 आता। प्रॉपर्टीज देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। पहली प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। अभी लिख लो, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, है ना? सेकेंड प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना? ट्रेस ऑफ ए, है ना? थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ लैम्डा वन ए प्लस लैम्डा टू बी इज इक्वल टू लैम्डा वन टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस लैम्डा टू टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ। अभी कुछ देर में इसको कर लिया। इससे पहले मेरे को कुछ और चीज बतानी पड़ेगी। अगले ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स मींस अगर मान लो ए होता ए बी सी डी। ए मैट्रिक्स होता कितना? ए बी सी डी। और अगर मैं इस मैट्रिक्स में
किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं कर दूं लैम्डा ए, अगर ए मैट्रिक्स में एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो हर एलिमेंट में जाके चिपक जाती है, लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी और लैम्डा डी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर तुम किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है वो हर एलिमेंट में जाके चिपक जाएगा। सर, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन होता इफ ए इक्वल टू होता 2 1 -3, पीछे दिख रहा है सबको? और बड़ा लिखना पड़ेगा, दिख रहा है? हाँ, मान लो ए होता 2 1 -3 0 1 4 5 1 3, ठीक है ना? बी मैट्रिक्स होता 5 0 -1 2 0 1 1 1 1, ठीक है? और मान लो क्वेश्चन पूछा होता फाइंड 2a प्लस 3b, फाइंड 2a प्लस 3b, क्या करते? ए मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 2 का। ए मैट्रिक्स में जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? ए में जितने भी एलिमेंट्स सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी? सबको 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 -6 0 2 8 10 2 और कितना 6। जैसे तुमने बी में 3 का मल्टीप्लाई किया, बी में किसका मल्टीप्लाई किया? 3। हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 15 0 माइनस का 3 6 0 3 3 3 3। अब सिंपली क्या करना है? दोनों को ऐड कर दे, दोनों को ऐड कर दो, तो 2a प्लस 3b, 2a प्लस का कितना 3b, तो निकल के आएगा 4 और 15 19। अगला कितना आएगा? 2। अगला कितना आएगा? माइनस का 9। अगला कितना आएगा? 6 2 11 6 2 11। अगला 13 5 और 9, 13 5 और 9। सिंपल सा था, आ रहा होगा? हाँ? अब जरा थोड़ा देख लो, उन प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है? ट्रेस की प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टी बताओ, समझ में आ रही नहीं आ रही? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। क्या ये कॉमन सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? पहले तुम दो मैट्रिक्स को ऐड करो, फिर उनके डायगोनल का सम निकालो, या पहले उनके डायगोनल का सम निकालो फिर उनको ऐड कर दो, बात बराबर है? जैसा कि मान लो ए मैट्रिक्स होता ए बी सी डी, बी मैट्रिक्स होता मान लो पी क्यू आर एस, है ना? इन दोनों को ऐड करके डायगोनल का जब मैं सम निकालता, जब मैं इन दोनों को पहले ऐड करता और फिर अगर डायगोनल का सम निकालूंगा तो डायगोनल का सम कितना आएगा? ए प्लस पी। डायगोनल का सम कितना आएगा? ए प्लस पी और कितना? डी प्लस एस। ये था। क्या मैं इंडिविजुअली पहले ए का ट्रेस निकाल लूं? तो ए का ट्रेस कितना आता? ए प्लस डी, और ट्रेस ऑफ बी कितना आता? बी प्लस एस। वही तो आता। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? सीधा ट्रेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों मैट्रिक्स में बांट सकते हैं, सीधा ट्रेस को दोनों मैट्रिक्स में बांट सकते हैं। और ऑब्वियसली दो के लिए अगर ट्रू है तो दो से ज्यादा मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू होगा। तो अगर मान लो दो से ज्यादा मैट्रिक्स होते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कितना? AN, क्या लिखो बताओ? दिस विल बी इक्वल टू कितना? ट्रेस ऑफ कितना? A1 प्लस कितना? ट्रेस ऑफ कितना? A2 अप टू कितना? ट्रेस ऑफ कितना? A। हाँ, आता नहीं आता ये सब? सीधा हमने क्या करा? ट्रेस को हर मैट्रिसेस में बांट दिया। नहीं आ रहा क्या? ठीक है, सेकेंड देख लें थोड़ा सा, सेकेंड प्रॉपर्टी देखना।
सेकेंड प्रॉपर्टी को देखना, कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करो। ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, सेकेंड प्रॉपर्टी देखना, ट्रेस ऑफ लैम्डा ए। तो जो अगर ए ये होता तो लैम्डा ए कितना होता? लैम्डा ए कितना होता? लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, लैम्डा सी और कितना? लैम्डा डी। अब इसका अपन को ट्रेस चाहिए तो इसका ट्रेस कितना आएगा? लैम्डा ए प्लस लैम्डा डी, और मैं लैम्डा कॉमन ले लूं, कितना आएगा? ए प्लस डी, और ए प्लस डी क्या है? ट्रेस ऑफ ए, क्या है? ट्रेस ऑफ ए। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि भाई ट्रेस में अगर कभी भी कोई स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको हम खींच के बाहर ला सकते हैं। तो हो गया, ट्रेस में कोई स्केलर क्वांटिटी अगर आ रही है ट्रेस के अंदर तो उस स्केलर क्वांटिटी को मैं बाहर ला सकता हूं। तो इसका मतलब हो गया ना, ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू कितना? लैम्डा ट्रेस ऑफ ए। मतलब ये लैम्डा उठ के मान लो बाहर आ गया। आना कुछ भाई। तो दो चीजें सीखी हमने, क्या? अगर बहुत सारे मैट्रिसेस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो ट्रेस को सब में बांट सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर ट्रेस के अंदर कुछ स्केलर क्वांटिटी इनटू मैट्रिक्स आ जाए तो इस स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ट्रेस के बाहर खींच सकते हैं। कुछ समझ में आई? और जरा सोचो, तीसरी प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। तीसरी प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। पहले सोचो हमने क्या किया होगा, ट्रेस को इन दोनों मैट्रिक्स में बांट दिया होगा। तो ट्रेस को इसमें और इसमें बांट दे तो कितना आएगा? तो ट्रेस ऑफ लैम्डा 1 ए प्लस ट्रेस ऑफ लैम्डा 2 बी क्या आएगा? अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसको बाहर खींच लूं, ये जो स्केलर क्वांटिटी इसको बाहर खींच ले। क्या हुआ? अरे क्या नहीं आया? चलो, अब ले गया। आगे अब सुना, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, तो ना जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसी में मान लो कि सेकंड पार्ट होता, फाइंड ट्रेस ऑफ 4a माइनस का 5b। मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा होता, फाइंड ट्रेस ऑफ कितना? 4a माइनस का 5b। तो बताओ, सोचो जरा, करते क्या? पहले क्या निकालते? 4a निकालते, क्या निकालते? 5b का डिफरेंस लेते, फिर जो मैट्रिक्स आता उसमें उसका क्या निकाल लेते? ट्रेस करते। समझदार लोग प्रॉपर्टी का यूज करते। तुम्हारा दो मैट्रिक्स अगर हैं तो ट्रेस को दोनों बांट दे, तो कितना आएगा? ट्रेस ऑफ कितना? 4a
माइनस ट्रेस ऑफ कितना 5b, और अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो इसको मैं बाहर खींच सकता हूं, तो 4 टाइम्स ऑफ कितना ट्रेस ऑफ a माइनस 5 टाइम्स ऑफ कितना ट्रेस ऑफ b, और ट्रेस ऑफ a और ट्रेस ऑफ b हम निकाल सकते हैं। ट्रेस ऑफ a कितना आएगा 6 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ b कितना का आएगा, ये भी 6, 24 माइनस का 30 माइनस का 6। बोल दो। आगे शांत, जब मैं बोला करूं तो अब लिया क्या। चलो अगला कंसेप्ट देखना, ट्रेस समझ में आया, ट्रेस क्या होता है। अगले लिखना लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद है, जैसे मान लो अगर ए होता ए बी सी डी, तो मतलब क्या है लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना ए बी सी डी का डब्बा, मतलब डिटरमिनेंट। अब बताओ किसी मैट्रिक्स में अगर तुम लैम्डा का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये लैम्डा हर जगह जगह चिपक जाएगा, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी और लैम्डा डी ज्यादा है। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद करो और बताओ, डिटरमिनेंट में हम लोग याद करो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई कांस्टेंट खींच सकते थे, तो क्यों ना मैं इस वाले रो में से, इस वाले रो में से एक लैम्डा खींच लूं, और इवन इस वाले रो में से भी मैं एक लैम्डा खींच लूं, तो कितने लैम्डा खींच जाएंगे, 2, कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर, और बचेगा कितना ए बी सी डी। और ये सोचो क्या लिखा है, ए का डब्बा, क्या लिखा है ए का डब्बा, ये कितना आ गया लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना ए का डब्बा। रुक जाओ अब रखो लगा। अब इसी में जरा सोचने की कोशिश करो, अगर ए मैट्रिक्स होता, अगर ए मैट्रिक्स सोचो 3x3 का होता, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मान लो ये होता, और अब अगर मैं तुमसे पूछा होता लैम्डा ए का डब्बा बताओ कितना आएगा, तो जरा सोचो लैम्डा यहां 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 हर जगह जाता, और जब तुम डब्बा लेते तो यहां से भी लैम्डा खींचते, यहां से भी लैम्डा खींचते, यहां से भी लैम्डा खींचते, तो तब सोचो आता लैम्डा क्यूब इनटू कितना डब्बा ऑफ ए। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो क्या लिखूं, सोचो यहां 3 और यहां पे 2 क्यों आया, क्योंकि ये सोचो 2x2 का मैट्रिक्स था, तो 2 रो में से लैम्डा खींचे, ये 3x3 का मैट्रिक्स था तो 3 रो से लैम्डा खींचे। तो अगर सोचो ए का ऑर्डर n क्रॉस n का होता, अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n का होता तो क्या लिखूंगा, फिर n इज, फिर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ ए। सबसे ज्यादा काम आएगा। कभी भी इसको याद कैसे रखना है, कभी भी किसी डिटरमिनेंट में से अगर तुम किसी स्केलर को बाहर खींच रहे हो, कभी भी किसी डिटरमिनेंट के अंदर में से तुम किसी स्केलर को बाहर खींच रहे हो, तो वो पावर n के फॉर्म में बाहर निकलता है, वो पावर n के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अरे क्या हो रहा है, ये लग नहीं रहा होगा। अभी के लिए फॉर्मूला याद कर लो, जिनको डिटरमिनेंट ज्यादा लोड मत लो, बस इतना याद रखो कि स्केलर में से अगर तुम इसको बाहर खींचोगे तो पावर n के फॉर्म में बाहर निकलेगा, इतना तुम्हें भी समझना है ना। ठीक है।
याद कर लो, डिटरमिनेंट नहीं आता तो। तो ठीक है, तो बताया। क्वेश्चन देखने इस पे, ए ऑर्डर मान लो कितना है, 3x3 है, विथ डब्बा ऑफ ए इक्वल टू कितना, 4। बी का ऑर्डर कितना है, 4x4, विथ डब्बा ऑफ बी कितना, 5। फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ डब्बा ऑफ ए टू बी का डब्बा। दो आराम से छाप ले। ठीक है, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, 4। बी एक 4x4 का मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, 5। तो हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें एक चीज याद है क्या, किसी भी डिटरमिनेंट में से अगर तुम कोई स्केलर क्वांटिटी अगर बाहर निकालते हो तो वो पावर n के फॉर्म में बाहर निकलता है। और n क्या होता है, उसके साथ जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर। तो बताओ यहां सबसे पहला स्टेप में क्या करूंगा, d को बाहर लेंगे। पहले तो ये फील करो, डिटरमिनेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिटरमिनेंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जरा सोचो, इस मैट्रिक्स के लिए ये पूरा एक स्केलर है, ये पूरा क्या है, एक स्केलर ही तो है। डी ए का डिटरमिनेंट स्केलर ही वाली होगी ना, मैं बोला जो अच्छे से, इस बी के लिए ये जो बी है ये पूरा एक स्केलर क्वांटिटी, ये पूरा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो इस पूरे को मैं डिटरमिनेंट के बाहर ला सकता हूं। और जब इस स्केलर क्वांटिटी को तुम बाहर लाओगे तो क्या होगा, इसकी पावर कितनी आएगी, n। और n कौन डिसाइड करेगा, b का ऑर्डर। और b का ऑर्डर कितना था, ऑर्डर कितना था, 4x4। और अंदर कितना बचेगा, डब्बा ऑफ b, बचेगा डब्बा ऑफ b। पहला स्टेप है। अब क्वेश्चन उठता है भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालें, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब जरा सोचो, ये क्या है, 3a का डिटरमिनेंट। अब मैं यहां से 3 को बाहर निकाल सकता हूं। और 3 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो वो किस फॉर्म में बनेगा, 3 की पावर n। और n क्या होगा, एक ऑर्डर। और एक ऑर्डर तुम्हारा कितना है, 3x3। और ध्यान देना होल टू दी पावर 4 है, होल टू दी पावर कितना है, 4। इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था, ताकि मैं ब्रैकेट क्यों लगाया, कि ये जब 3 निकलेगा तो जस्ट बगल में तो निकलेगा, तो ये 4 तो उस पर भी जाएगा ना। नेट कितना आएगा, 3 की पावर कितना, 12। डब्बा ऑफ ए की पावर 4, डब्बा ऑफ ए कितना है, 4। 4 की पावर कितना, 4 इंटू डब्बा ऑफ बी, डब्बा ऑफ बी कितना है, 5। आए, सबसे पहले तुम्हें ये फील होना चाहिए कि ये एक स्केलर वैल्यू है। और स्केलर वैल्यू को हम डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं, बशर्ते वो पावर n के फॉर्म में निकलेगा। और n कौन डिसाइड करता है, उसके साथ जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर। नहीं है ना भाई, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, किसी में भी डाउट हो तो मार्क कर लेना, और जैसे छुट्टी हो पूछ लेना, ठीक है ना। अगर तुम्हें इनमें दिक्कत अगर आ गई ना, भूल जाओ कुछ होना। और रटना नहीं है ना, कि रट लिया कि वे ऐसे ही होता है।
बताया मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, सीधा वो हर एलिमेंट में जाके चिपक जाएगा, और अगर हमें उसका डिटरमिनेंट अगर लेना और स्केलर अगर बाहर निकाल रहे हो तो हमेशा किस फॉर्म में निकलता है, पावर n के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ट्रेस हमने देखा, ट्रेस क्या होता है? अब यहां से चीजें स्टार्ट होती है, अच्छे से समझना। अगला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने को दिए जाए तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले देख लो अच्छे से, छाप लेना आराम से। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं कि मल्टीप्लाई करा कैसे जाता है। मान होता है 2 1 3 2, 5 1 4 -1। अच्छे से वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना आता है सबको, है ना। तो अगर मान लो तुम्हें कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना हो तो पहला जो मैट्रिक्स है उसमें रो वाइज हम लोग क्या मानेंगे, वेक्टर। जैसे ये वेक्टर क्या हो गया 2i प्लस जे कैप, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम वाइज क्या मानेंगे, वेक्टर। तो जैसे ये वेक्टर क्या हो गया 5i प्लस जे, तो ये वेक्टर कौन सा हो गया 2i प्लस जे, उसका डॉट तुम्हें लेना है किसके साथ, 5i प्लस जे के साथ। तो डॉट कैसे लेते हैं, i का i के साथ, 2 और 5 का 10, और 1 और 1 का 1, तो ये कितना आएगा 11। तो इस वेक्टर का डॉट इसके साथ तो क्या देगा 11। अब इस वेक्टर का डॉट तुमने इसके साथ ले लिया, अब आएगा इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वाले वेक्टर के साथ, दिस डॉट दिस, बेसिकली 2 इंटू 4 8, 1 इंटू -1 8 और -1 देखो पहले हमने इस रो का इस वाले के साथ भी ले लिया, के साथ भी ले लिया, काम हो गया। अब सेकंड बारी आई किसकी, इसकी, तो इसका डॉट पहले इसके साथ, तो डॉट में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 15, इसका डॉट इससे 2, 15 और 2 17, फिर इस वाले वेक्टर का डॉट इसके साथ 3 और 4 12, 12 और -2 10। इस तरीके से हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बस आया, तुम्हें करना क्या है, पहले मैट्रिक्स में रो वाइज वेक्टर लेने हैं और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज वेक्टर लेने हैं, और सीधा पहले इस रो का हर एक कॉलम के साथ डॉट ले लो, फिर अगले रो का हर एक कॉलम के साथ क्या ले लो, डॉट। तो और देख लो और अच्छे से, मान लो मुझे करना होता 131 -201 इंटू 011 123 212 आ जाएगा। तो एग्जांपल देख लोगे तो समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये रो वेक्टर लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले कॉलम के साथ, तो दिस डॉट दिस, तो इसको ऐसे मानो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसको 0i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, सोचो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होता, 0 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 प्लस 1 आएगा 4। और इतना पार्ट तुम्हें मन में करना आना चाहिए, ये नहीं कि तुम इसका एक अलग वेक्टर लिख रहे हो, इसका अलग वेक्टर लिख रहे हो, डॉट निकाल रहे हो, फिर उसके लिए आएगा। तो इतना पार्ट मन में सोचने की कोशिश करो। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 1 6 9, 9 और 1 कितना 10, इसका डॉट इसके साथ 2 3 5 और 2 7। अब इसकी बारी, इसका डॉट इसके साथ 0 0 1,
इसका और इसका -2 0 +3 -2 और +3 +1, इसका डॉट इसके साथ -4 0 +2 -4 और +2 आ रहा है नहीं आ रहा पक्का अब लो अंदना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें ये जल्दी जल्दी करना आना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन में हमें 3 3 4 4 बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है ना तो इसलिए अगर तुम स्लो हो जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी आ जाएगा टेंशन थोड़ा सा आया आया थोड़ा बहुत और देखते देखना चलो इधर देखना साथ में करना 1 -3 2 0 1 4 2 1 2 डॉट 1 2 1 2 0 1 1 1 3 मान लो इन दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता ठीक है साथ में करते चलो तो सबसे पहले क्या करते बताओ इस वाले रो का डॉट इसके साथ लेते दिस डॉट दिस देखो ये डायरेक्टली करने की कोशिश करो 1 -6 1 और -6 -5 -5 और +2 माइनस का कितना 3 इसका डॉट इसके साथ +2 0 +2 और +2 कितना +4 इसका डॉट इसके साथ +1 -3 -2 -2 और +6 +4 इसका डॉट इसके साथ 0 +2 +4 +2 +4 +6 इसका डॉट इसके साथ 0 0 4 इसका डॉट अगले वाले के साथ 0 +1 +12 12 और 1 13 इसका डॉट इसके साथ 2 2 और 4 2 6 इसका डॉट इसके साथ 4 0 2 6 इसका डॉट इसके साथ 2 3 3 और 6 9 मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम जल्दी नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है ठीक है चलो मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ करो इनको
क्यों है क्या? वापस से कह रहा हूँ, थोड़ा मन में करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे ट्राई करो, कि और कोई ऑप्शन है नहीं। देखो, इसका डॉट इसके साथ +3 0, तो कितना था 3। इसका डॉट इसके साथ 3 और 2 6, 6 और 1 7। इसका डॉट इसके साथ -3 +3 0। ठीक है, तो जब तक समझना ये चल रहा था हम लोग फर्स्ट रो में लिखते चले गए। अब इसकी बारी आई, अब इसकी बारी आएगी तो सेकेंड रो से शुरुआत होगी। इसका डॉट इसके साथ 5 और 0 5। इसका डॉट इसके साथ 10 और 4 14। इसका डॉट इसके साथ -5 +12 +12 और माइनस का 5 7। ये आया था। अगले वाले में इसका डॉट इसके साथ 0 2 और 3, 2 और 3 कितना 5। इसका डॉट इसके साथ 2 2 4 4 और 9 13। इसका डॉट इसके साथ +2 +2 +4 +4 +3 प्लस का 7। इसका डॉट इसके साथ 0 +1 -2 +1 -2 -1। इसका डॉट इसके साथ 10 11 11 और माइनस का 6 5। इसका डॉट इसके साथ 10 11 11 और -2 9। इन दोनों की अगर बात करें तो इसका डॉट इसके साथ 4 10 4 और 10 14 14 और माइनस का 2 12। इसका डॉट इसके साथ 0 +2 -1 +1। यहां से प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का 7 और प्लस का 2 9। इसका डॉट इसके साथ 8 बोल दो 30 3। सही है। मल्टीप्लाई करना आ गया, सही गया। अगले देखना, आगे देखना, शांत जाओ। अब मुझे बताओ, गौर करना, अगर मैं लिखता 513 214 इंटू 0123, क्या ये मल्टीप्लीकेशन इसका कितना था? इसका मल्टीप्लीकेशन कितना था? अरे इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, बट इसका डॉट जब तुम इसके साथ लेने जाओगे तो इसमें तो आई जे और के हैं, इसमें तो 2 ही है। यहां पर सुनना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। तो इससे क्या समझ में आता है कि भाई किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि हर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ खास कंडीशन होनी चाहिए। हर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कुछ खास कंडीशन होनी चाहिए। और वो खास कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो जो जितने एलिमेंट्स यहां होंगे, ये सोचो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, यहां नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2। यहां सोचो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे 3, यहां नंबर ऑफ रोज कितने थे 3। या अगर मैं तुमसे पूछूं इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है? चलो हमने कहां देखा था, यहां देखा था। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। और ये कितना आया 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना था क्रॉस 3। रिजल्टेंट कितने का आया क्रॉस 3 का। इस वाले का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। रिजल्टेंट आया अपना कितना 2 क्रॉस 3 का। चलो ठीक है।
इसका ऑर्डर कितना था 2x3, इसका ऑर्डर कितना है 3x3, रिजल्टेंट कितने का है 2x3। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जरा सोचो कब पॉसिबल है, जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज सेम हो। सोचो इसमें दो थे तो यहां भी तो दो होने चाहिए, यहां दो क्या है कॉलम्स ही तो है, और यहां दो क्या है नंबर ऑफ रोज है। इस पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज कैसे होने चाहिए सेम। यहां भी देखो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज कैसे हैं सेम। यहां भी देखो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज कैसे हैं सेम। तो उन्हीं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज कैसे करें मैच करें। हाँ। तो इसीलिए समझना इसका जो ऑर्डर था वो कितना था 2x3 था, और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 2x2 है। देखो ये और ये तुम्हारे सेम नहीं है, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया? किन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, किन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बस एक और चीज देखना, इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 2x2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2x3 है। क्या बता सकते हो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? सुना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम, पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम, पहले वाले के रो दूसरे वाले के कॉलम। आया? इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ A इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम सी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर मान लो होता m क्रॉस n और इसका ऑर्डर मान लो होता p क्रॉस q, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल अंदना if and only if and only if number of rows of number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix, means जब n की वैल्यू क्या हो जाए p के बराबर। और c मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम बता सकते हैं, क्या आएगा m क्रॉस q, पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम। आ रहा है पीछे? मैं कुछ पहले तुमने सीखा कि भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे, फिर हमने ये पाया कि भाई हर दो मैट्रिक्स तो भाई मल्टीप्लाई नहीं हो रही। क्वेश्चन उठता है किन का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है किन का नहीं हो सकता। किन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसमें पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो कैसे हो सेम हो, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी हमने समझ में आ गया कितना होगा, पहले का रो और सेकंड का कॉलम। समझ में आ गया? थोड़ा सा आया? मान लो कि मैंने तुम्हें दिया तीन मैट्रिक्स दिए, एक दिया ए मैट्रिक्स 3x4 ऑर्डर का, एक दिया बी मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का, और एक दिया सी मैट्रिक्स 4x3 ऑर्डर का। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, find which of the following operations are feasible, and which of the following operations are feasible। ठीक है, पहला a into b to c, a into b plus c,
B into C. S square. पता आंसर आ सकता है ना? Wait. बताना इनमें से कौन कौन सा ऑपरेशन करना फिजिबल है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? नहीं है क्या? नहीं आया। समझ में आ रहा है करना क्या है? ऑर्डर चेक करना है कौन कौन सा ऑपरेशन करना सही रहेगा। फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ। कौन सा है? फर्स्ट आया कि नहीं आया? सेकेंड? थर्ड का? फोर्थ का? फिफ्थ का? चलो पहले देखते हैं ए इंटू बी। शांत। अब देख लो, जब तुम ए इंटू बी करोगे तो दिस इंटू दिस करोगे। क्वेश्चन उठता है इन दो का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो इसके लिए देखना पड़ेगा पहले वाले के रो। देखो पहला ए है फिर बी है, पहले वाले के सॉरी कॉलम, सेकंड वाले के रो बिल्कुल सेम है, तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इसका रो और इसका कॉलम। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 3x4 का मैट्रिक्स। अब उसका मल्टीप्लाई तुम्हें किस साथ करना है, सी के साथ, 4x3 के साथ। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है इसके कॉलम इसके रो सेम है कि नहीं, जो कि बिल्कुल है। इसका जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता उसका तुम्हें सी के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो देखना है कि भाई इसके कॉलम इसके रो सेम है कि नहीं। यहां फिर से ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना आता, 3x4। यहाँ क्या है, सी, सी कितना था, 4x3। और अब हमें इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड। और दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल कब होता था, जब दोनों का ऑर्डर कैसा हो, सेम। तो क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, बी इंटू सी। बी इंटू सी देखो बिल्कुल फिजिबल है क्योंकि इसके कॉलम और इसके रो बिल्कुल सेम है। और बी इंटू सी का रिजल्टेंट, बी इंटू सी का रिजल्टेंट कितना आएगा, 4x3 का। इसका रिजल्टेंट कितने का आता, 4x3 का।
और एक ऑर्डर कितना है 3x4। तो वापस से देखो इसके कॉलम और इसके रो कैसे हो गए सेम। सी इंटू ए, ध्यान देना पहले सी है फिर ए है, पहले सी है फिर ए है, तो पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो देखो बिल्कुल सेम है, सी इंटू ए बिल्कुल फिजिबल है। और रिजल्टेंट क्या आएगा पहले के रो और दूसरे के कॉलम, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 4x4। और बी स्क्वायर का सोचो, मैं सोच सकता हूं बी इंटू बी स्क्वायर को मैं सोच सकता हूं बी इंटू बी, ये भी 4x4 ये भी 4x4, तो बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और इसका रिजल्टेंट भी कितना आएगा 4x4 का ही आएगा। और अब हमें दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए सेम। सी इंटू ए का रिजल्टेंट अभी देखा था कितना आया था 4x4, और बी का भी ऑर्डर कितना आएगा 4x4। इसके कॉलम इसके रो भी कैसे है सेम। क्या हुआ, डाउट है किसी में क्या? अगले देखना, ये हमने देखा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, और कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कब नहीं होगा। बात नहीं करो, अगले देखना, इफ समझ जाओ ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए बी सी डी, प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस डी ए प्लस ए डी माइनस का बी सी इंटू आई इक्वल टू। ए मैट्रिक्स तुमने दे रखा है, इस चीज को प्रूव, ठीक है कैसे करोगे? तो पहले तो, हाँ पहले तो ये समझने की कोशिश करो ये लिखा क्या है। ये क्या लिखा है ए का स्क्वायर, मतलब ए में ए का मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या लिखा है तो ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, इसमें ये ए मैट्रिक्स में तुमने एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर ही तो है, स्केलर वैल्यू होगी ना, एक स्केलर का मल्टीप्लाई किसमें कर दिया ए में। ये हमने क्या किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी किसका मल्टीप्लाई कर दिया एक स्केलर का। तो क्यों ना मैं ये तीनों मैट्रिसेस निकाल लूं, तीनों मैट्रिसेस निकाल लूं। पहले निकालते हैं ए स्क्वायर, बताओ ए स्क्वायर कैसे निकालूं? ए स्क्वायर माने क्या ए इंटू ए, तो ए का ए में मल्टीप्लाई कर दे, तो ए बी सी डी इंटू कितना ए बी सी डी, इनका मल्टीप्लाई करना अपन को आता है, बोलो इस रो का डॉट इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी सी है ना, अगला इसका डॉट इसके साथ, ये कर पा रहे हो ना, इसका डॉट इसके साथ कितना आएगा ए बी प्लस बी डी, तो इसका डॉट इसके साथ ए सी प्लस सी डी, बोलो इसका डॉट इसके साथ सी बी प्लस डी स्क्वायर, ये तुम्हारा कितना आ गया ए स्क्वायर। ना भाई, अगला में क्या चाहिए ए प्लस डी टाइम्स ए प्लस डी टाइम्स ए, ये कैसे निकाले? किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई तो करना है, तो ए मैट्रिक्स में तुम अगर इस स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो स्केलर क्वांटिटी है सोचो हर एलिमेंट में जाके चिपक जाएगा। क्या लिखो बताओ ए टाइम्स ऑफ ए प्लस डी, ए टाइम्स ऑफ ए प्लस डी मतलब कितना बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए प्लस डी इंटू बी कितना आएगा ए बी प्लस डी बी, इसका मल्टीप्लाई सी के साथ कितना आता ए सी प्लस डी सी,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आता है, AD प्लस डी स्क्वायर। है ना। अगला क्या था, AD माइनस BC इंटू आई। AD माइनस BC इंटू कितना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कैसे करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन को आता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता था, इसमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स कैसे होते थे, 1। अब इसमें AD माइनस BC का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये स्केलर है, ये कैसा है, स्केलर, तो स्केलर का मल्टीप्लाई हर जगह हो जाएगा। क्या लिखो बताओ, AD माइनस का BC इंटू कितना, 1। इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, AD माइनस का कितना, BC। अब क्या करना है अपन को, इसमें से इसको घटाना है और इसको ऐड करना है, तो इसमें से इसको घटाना है और इसको ऐड करना है। बोलो, तो इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा, ये समझ में तो आ रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस डी टाइम्स का कितना, ए प्लस AD माइनस का BC टाइम्स का कितना, आई, ये करना था। चलो, तो इसमें से अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो कितना बनेगा, BC माइनस AD बचेगा, BC माइनस से कितना बचेगा, AD, और ये ऐड कर दूं, और ये ऐड कर दें, AD माइनस का कितना, BC, देखो कट गया, आएगा 0। बोलो, इसमें अगर मैं इसको घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं तो देखो 0 हो जाएगा, इसमें से इसको हटाते तो 0 होता, प्लस 0 तो भी 0 रहता, इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो देखो कट जाता, प्लस 0, ये भी कितना बचता, 0। इसमें से इसको हटा दे, इसमें से इसको घटा दे तो कितना बचता, CB माइनस का कितना, AD प्लस दिस, प्लस AD माइनस का कितना, BC, वापस से देखो कट जाते, ये भी तुम्हारा कितना था, C। ये तो अपन को प्रूव करना था दैट दिस माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या, नल मैट्रिक्स। प्रूव करना था ना कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, नल मैट्रिक्स के बराबर होगी। हाँ, नहीं आ रहा ना, आ गया, बस है जो बस बोला गया वो करते चलो, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा, आएगा। बात कम करो। तो ठीक है, प्रूव कर दिया ना। अगले ना, अगला बड़ा अच्छा होगा, if f of x is equal to cos x sin x minus sin x cos x, ठीक है, then पहला find value of x into f of y, second find P matrix does that
सुन लो अच्छे से, अब लेना। इस बार ध्यान देना क्या लिखा है, ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब समझ में आता है, मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, एक्स होगा। सही बात है, देखो यहाँ वेरिएबल क्या दिख रहा है, एक्स, इसलिए दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमसे पूछा क्या गया है, पहला फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। देखो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई अपन को निकालना है। एफ ऑफ एक्स तो अपन को पता है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस का साइन एक्स और कितना कॉस एक्स। एफ ऑफ वाई क्या होगा, सिंपली एक्स की जगह पे क्या रख दो, वाई, पर एक्स की जगह पर सोचो वाई रखते तो एफ ऑफ वाई बन जाता ना। यहां भी तुम्हें एक्स की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, वाई, आता ही नहीं आता, कॉस वाई साइन वाई माइनस का साइन वाई और कितना कॉस वाई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स। और क्या अपन को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आता क्या, नहीं आता, तो बोलो। तो इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, गौर करना अच्छे से। तो पहले क्या करें बताओ, इसका डॉट इसके साथ क्या लिखूं बताओ, cos x इंटू कॉस वाई, इसका डॉट इसके साथ कितना आता, cos x इंटू कितना cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई, माइनस का कितना साइन x इंटू कितना साइन वाई। और सोचो ये कुछ अच्छा लिखा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b क्या होता है, cos a प्लस b, आराम से, cos a cos b माइनस साइन a साइन b कितना होता है, cos a प्लस b। आया, हमने क्या किया, इसका डॉट लिया इसके साथ, फिर क्या करेंगे, इसका डॉट इसके साथ कितना था, cos x sin y, cos x sin y प्लस, ठीक है ना, प्लस sin x cos y प्लस sin x cos y। ये भी कुछ अच्छा लिखा है, sin a cos b प्लस cos a sin b कितना होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, जिला बोल दो भाई, बन रहा है ना। अगला, इसका डॉट इसके साथ कितना था, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस का साइन एक्स कॉस वाई और माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, माइनस का कॉस एक्स और कितना साइन वाई, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले ले, अब से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, बनेगा माइनस ऑफ कितना साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, नहीं चल रहा, लास्ट क्या था, इसका डॉट इसके साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, तो प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वापस से कॉस ए प्लस बी कर देना डायरेक्ट, नहीं है ना, याद है भूल गए, और एक सेकंड रुको, इसको देखो और इसको देखो, अच्छा दिखेगा, ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या है, क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, पहला क्या आया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, पक्का। सेकंड पार्ट देख लो फिर छाप लेना, समझ जाओ, सेकंड पार्ट देखना और अच्छा है, सेकंड पार्ट जरा देखो क्या कहना चाह रहा है,
सेकेंड पार्ट कह रहा है कि भाई बी की वैल्यू फाइंड करो, बी एक मैट्रिक्स है, ताकि एफ ऑफ एक्स में अगर बी का मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए, आई। आई क्या होता है, 1001, मानते हो? तो मैं कह रहा हूं बी कुछ रहा होता एफ ऑफ वाई, कुछ रहा होता एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, क्या लाना है अपन को, दिस। और जरा समझना, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ जीरो। थोड़ा गौर करो, एफ ऑफ जीरो, यहां पर एक्स की जगह पर जीरो छापो, एक्स की जगह पे क्या छापो, जीरो। एक्स की जगह जीरो रखो, कितना आएगा, वन। यहां पे एक्स की जगह जीरो रखो, जीरो, यहां जीरो, यहां वन। दिस इज, समझना, दिस इज इक्वल टू बेसिकली एफ ऑफ जीरो। और ये अभी हमने सीखा कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या होगा, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या होना है, एफ ऑफ जीरो, मींस दिस थिंग शुड बी इक्वल टू कितना, जीरो। वाई इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एक्स। बी हमने क्या माना था, बी हमने क्या माना था, एफ ऑफ वाई, और वाई कितना आ गया, माइनस एक्स। बी कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स। तो सोचो एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे लिखोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखने के लिए एक्स को सिंपली रिप्लेस कर दो, किससे, माइनस एक्स से। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो याद करो कॉस नेगेटिव को खाया था, कॉस याद करो नेगेटिव को खाया था है, तो कितना आएगा, कॉस एक्स। यहां से कितना आएगा, साइन याद करो नेगेटिव को बाहर फेंक देगा, इन चीज क्या थी, ये समझना कि यही एफ ऑफ जीरो है। तो बेसिकली अपन को बी को मैंने एफ ऑफ वाई माना, तो दिस इंटू दिस एफ ऑफ जीरो बनाना है, अंदर जीरो बनाना है। तो अंदर जीरो कब बनेगा, जब वाई कितना होगा, माइनस एक्स होगा। तो बी क्या था, एफ ऑफ वाई, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स। सिंपली हमने यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस एक्स से। और ये याद आना चाहिए कि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता था, और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस बाहर आता था। याद है सब कुछ, याद ना। है तो कोई चीज अगर नहीं आए तो टेंशन मत लेना, जैसे अगर नहीं आती क्लास के बाहर आके पूछ लेना कम से कम, है ना। कचला, जा रहा है ना। तो आगे जाओ, ये भी आ गया, कैसे कर रहे हैं, पिछले अब लेके आओ, अब ध्यान देना, अब लिखते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? तो चेक करने के लिए क्यों ना मैं दो रैंडम मैट्रिक्स मान लूं। ए मान लेते हैं 1 3 5 2, और बी मान लेते हैं 0 1 -1 2। समझ जाओ, ये चेक करना चाहता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता। कैसे पता करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मैटर ना करे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, ए इंटू बी निकालता हूं। ए इंटू बी अगर निकाले तो 1 3 5 2 डॉट 0 1 -1 2 मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा? इसका डॉट इसके साथ 0 माइनस का 3, इसका डॉट इसके साथ 1 और 6 7, इसका डॉट इसके साथ 0 माइनस का 2, इसका डॉट इसके साथ 5 और 4 9। अब अगर मैं b इंटू ए निकालूं, b इंटू ए कितना आएगा? 0 1 -1 2, और कितना 1 3, और कितना 5 2। तो इसका डॉट इसके साथ 0, और ये कितना आता 5, इसका इसके साथ 0, और ये कितना 2, इसका इसके साथ -1 +10 +9, इसका इसके साथ -3 +4 +1। तो क्लियरली दिख रहा है कि a डॉट बी इज नॉट इक्वल टू कितना? b डॉट ए। therefore मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन therefore मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन doesn't follow commutative property। जरा तो बन रहा है ना? मतलब कैसे में आप लिया हो तो सुन लो एक बार। अच्छा मुझे बताओ, सबट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं करता? फ्रैक्शन 3 -2 और 2 माइनस का 3 देखो सेम नहीं होते, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। कहना चाहते हो? लेकिन अगर सोचो मैं ले लेता ए और बी दोनों, अगर मैं 3 ले लूं तो अब इनको पलट दूं, बराबर है। हाँ? इसका मतलब क्या है? कोई चीज अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो अगर नहीं करती, क्या उसका मतलब ये है कि ए इंटू बी कभी भी बी और ए के बराबर नहीं हो सकता? अरे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए इंटू बी कभी भी बी इंटू ए के बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ स्पेशल केसेस में हो जाए, ना हो सकता है कि कुछ स्पेशल केसेस में दोनों बराबर आ जाए। एग्जांपल देखना, जैसे अगर मैं ए ले लूं 2 1 3 2, और बी अगर मैं ले लूं 1 0 0 1, ए इंटू बी निकाले, ए इंटू बी और करना दिस इंटू दिस कितना आएगा 2, दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 3, दिस इंटू दिस देखो कितना है 2। अब मैं बी इंटू ए निकालू, बी इंटू ए, तो बी इंटू ए
इसमें एक मल्टीप्लाई कर दूं, 2 1 3 2, है ना? दिस इंटू दिस कितना आता? 2, दिस डॉट दिस 1, दिस डॉट दिस कितना आता? 3, दिस डॉट दिस कितना आता? 2। यहां अगर तुम गौर करोगे तो ए बी की वैल्यू सोचो बी ए के बराबर आ रही है, आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ए इंटू बी कभी भी बी इंटू के बराबर नहीं आ सकता। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में बिल्कुल हो सकता है, बट इन जनरल अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या ए बी बी ए के बराबर होता है इन जनरल, तो हम लोग मना कर देंगे। मैं क्या कहता हूं, है ना? ए इंटू बी, ठीक है, कैन बी इक्वल टू बी इंटू ए इन सम केसेस। आ रहा है? शांत जाओ, ठीक है। बट अगर इन जनरल पूछा जाए कि भाई क्या ए इंटू बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो हम मना कर देंगे। थोड़ा बताया। और इसमें तुम एक खास चीज देख पा रहे होगे, जो बी मैंने अच्छा लिया था, बी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। और शायद अब थोड़ा समझ में आए कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, देखो किसी भी मैट्रिक्स का अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वही आएगा, और फर्क नहीं पड़ता किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मीन जैसे नंबर्स में वन का काम होता है, वन का काम क्या होता है कि भाई किसी का भी तुम मल्टीप्लाई वन से करोगे तो कितना आएगा? वही नंबर आएगा। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर तुम वन से करते हो तो वही आया था ना। तो सेम काम मैट्रिक्स में कौन करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि तुम किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही आ जाएगा। जैसे नंबर्स में वन का काम होता है, वैसे सेम टू सेम मैट्रिक्स में किसका काम होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। शायद ये भी समझ में आ रहा हो कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर तुम सोचो नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो सोचो नल ही मैट्रिक्स आएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स अगर तुम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां तो सारे जीरो ही बैठे हैं। ए बी 0 0, बी सी 0 0, सी डी 0 0, सब जीरो तो होते। अब नहीं सेंस है, आ रहा होगा। तो बचला ये हमने बात करा कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, है ना? तो इन जनरल ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं है, अगर कोई स्पेशल केस ना हो तो। एक स्पेशल केस हमने ये वाला देखा, ए और आई का। ए और आई आर कम्यूटेबल ओवर मल्टीप्लिकेशन, कि ए इंटू आई करूं या आई इंटू ए करूं हमेशा कैसा आ रहा है? सेम। एक स्पेशल केस ये मिल गया, और भी होते हैं, हम आगे बात करेंगे। थोड़ा बताया कहता ज्यादा हो रहा है, आ रहा है ना? अब इसकी वजह से देखना सारी दिक्कतें पैदा होंगी। और करना अच्छे से। अब अगर मैं तुमसे पूछता चांद, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ना? चलो, तो याद करो कुछ देर पहले तुम लोगों ने ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा था, क्या था? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी इंटू कितना? ए प्लस बी। अब ध्यान देना,
अगर मैं बारी बारी मल्टीप्लाई करूं, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर। ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ए इंटू बी। बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? बी इंटू ए। बी का बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? बी स्क्वायर। और ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता कि a डॉट बी और b डॉट ए बराबर है या नहीं है, तो इससे ये स्टेप करना गलत है। मीन्स यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा। क्या? इस छोटी सी चीज की वजह से अब बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैंने क्या किया, और मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान देना, मैंने बहुत ध्यान रखा कि जब मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया था तो पहले ए था फिर क्या था? बी। तो पहले ए है फिर बी है। और जब इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो पहले बी था फिर क्या था? ए। तो पहले बी है फिर ए है। और चूंकि हमें नहीं पता कि ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर है या नहीं, तो इसको मैं पलट कर ए इंटू बी नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख पाऊंगा। आ रहा है? इसका मतलब बेसिकली ये है, तो बताता हूं। बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा? आता होगा? कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? इसमें नहीं होगा। कॉल करना, ऑर्डर ध्यान रखना। ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? ए स्क्वायर। ए का माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? माइनस ए डॉट बी। बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? प्लस बी डॉट ए। और बी का माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करने पे माइनस का बी स्क्वायर। और गौर करना, हम इन दोनों को नहीं काट सकते। अरे इन दोनों को तुम नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते? कि जरूरी थोड़ी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर हो। हाँ, अगर क्वेश्चन में ए और बी कुछ ऐसे स्पेशल मैट्रिसेस हैं जिसमें ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर आ रहे हो, तो हम बिल्कुल काट सकते हैं। बट इन जनरल अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो इसको हम ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। हाँ, सीधी सी बात यह है that we cannot use any mathematical identity। हम कोई भी पुरानी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज यहां यूज, समझ गए? जितनी भी तुमने आइडेंटिटीज पढ़ी हो आज तक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी टू द पावर एन, बाइनोमियल एक्सपांशन भी एक टाइप की मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। तुम उनमें से किसी का भी यूज यहां पर नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक हमें यह ना पता चल जाए कि ए इंटू बी इंटू ए के बराबर है। हाँ, अगर ऐसा कोई स्पेशल केस दे रखा है तो बिल्कुल यूज कर सकते हो। आ रहा है? देखता हूं, until unless a dot b equal to b dot a is given। इस लाइन को मतलब समझ में आया? कि अगर ये गिवन है तो हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर समझ में आया तो बताओ मेरे को। बताओ, ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर, समझ जाओ, या ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई, ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई, क्या ये ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? पूछ लो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा? होगा? अरे यहां इसलिए हो पा रहा है बिकॉज, ठीक है, क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहां पर ए और आई जो दो मैट्रिक्स हैं, ये सोचो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेबल होते हैं। यहां पर ये चीज मैं इसलिए लगा पाया क्योंकि ये जो दो मैट्रिसेस हैं वो सोचो ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होता है। आ गया?
सच में आया तो बताओ क्या होगा। मेरे को बताओ ए प्लस बी के होल क्यूब में एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे। ए प्लस बी के होल क्यूब के एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स लिखूं बताओ। चार, चार से ज्यादा, चार की चार से ज्यादा, चार से ज्यादा। क्यों? देखो ए प्लस बी का होल क्यूब है, ध्यान देना अच्छे से। इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कितना ए प्लस बी, बोलो है ना। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने लिखा था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और इंटू कितना ए प्लस बी, गौर करना बाद में छाप लेना। अब बारी बारी मल्टीप्लाई करो और ऑर्डर का ध्यान रखना। ए स्क्वायर इंटू ए कितना आएगा, दिस इंटू ए कितना लिखो, दिस इंटू ए कितना लिखो आया। दिस इंटू दिस, ध्यान देना ए स्क्वायर भी नहीं, ये समझो। अगर तुमने इसको ए स्क्वायर बी लिख दिया तो इनडायरेक्टली तुम ये मान के चल रहे हो ना कि भाई ये बी ए इसमें कन्वर्ट हो गया ए बी में, तभी तो इसको तुम ए स्क्वायर बी लिख पा रहे हो। दिस इंटू दिस को तुम्हें यही लिख के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर बी बिल्कुल बनता कब, जब बी ए बी के बराबर होता। इसको घुमाते ये बनता, फिर इसको ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं। नहीं तो बोल दो दिस इंटू दिस, बताओ बी ए इंटू ए, और ये तो ए स्क्वायर हो सकता है। दिस इंटू ए कितना था, बी स्क्वायर इंटू कितना ए। अगला दिस इंटू बी तो कितना आता, प्लस ए स्क्वायर बी। दिस इंटू बी कितना होता, ए बी इंटू कितना बी। दिस इंटू बी कितना होता, बी इंटू ए इंटू कितना बी, और बी स्क्वायर इंटू बी कितना होता, बी का क्यूब। और तुम देख लो कोई भी दो टर्म कंबाइन नहीं हो सकते, तुम ये टर्म और ये टर्म कंबाइन नहीं कर सकते, यानी मतलब ये और ये अलग अलग है, यार ना। हमारा दिक्कत क्या हो रही है, कितने टर्म्स आएंगे, आठ। हमारा ए प्लस बी की बार फोर में कितने टर्म आते हैं, यार फोर में कितने टर्म आते हैं, प्लस बी के फोर में कितने आते हैं, 16 टर्म आते हैं। ये जरा समझना, इसमें हर एक टर्म समझ जाओ, हर एक टर्म मान लो तीन ब्लैंक से मिलकर बना है, या इस वाले ब्लैंक में या तो तुम ए भर सकते हो या तो बी। इसको बनने के तरीके दो, इसको बनने के तरीके दो, इसको बनने के तरीके दो। तो जब तीनों जगह ए जाता तो ये बनता, यहां ए जाता यहां बी जाता यहां ए जाता तो ये बनता। यहां पे तीन ब्लैंक्स हैं, हर एक ब्लैंक को भरने के या तो ए से या तो बी से। और जब मैं ए प्लस बी की बार फोर करूंगा तो जरा सोचो चार ब्लैंक्स आएंगे, आया।
कितना, कब लिया, कब लिया, चिल्लाओ नहीं, नहीं पढ़ना तो बाहर जा सकते हो, अभी तो तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। लगा गया, थोड़ा बहुत चला, क्या हुआ ये क्वेश्चन देखना। ए इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1, find value of, find value of I plus A और हो गया, क्या क्या हो गया, ठीक है। ए ये दे रखा है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आई प्लस ए टू द पावर 50 की। क्या करें, क्या करोगे तो, देखो सिंपल सी बात है, इस टाइप का तुम्हें क्या आता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। क्या इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना सही बात है, क्या इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ए और आई है। याद करो, ए इंटू आई विल बी इक्वल टू कितना, आई इंटू ए। इसमें सोचो मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगाना अलाउड है, क्या बोल रहा हूं, तो बिकॉज ए इंटू आई इजकल टू कितना, आई इंटू ए, देयरफॉर इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, आई प्लस ए की पावर कितना 50। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल दे, तो पहला टर्म क्या था, आई पे कितना 50, पहला टर्म कितना आता, आई पे कितना 50, उस पर आई की पावर 50 क्या होगा, आई की पावर 50 क्या होगा, आई का सोचो, आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आई, कितना बनेगा, सीधा आई बनेगा। अगला टर्म कितना था, 50 C1 ए पे 1 और आई पे कितना 49, आई पे 49 और ए पे कितना 1। अगला टर्म क्या आएगा, TC2 आई पे कितना 48 और ए पे कितना 2, एंड सो ऑन करते करते लास्ट टर्म कितना आता है, जब सारे के सारे पावर्स किस पे जाते हैं, ए पे, मतलब ए पे कितना 50। बाइनोमियल एक्सपेंशन आता नहीं आता, पहले सारी की सारी पावर्स किस पे गई, आई पे, 50C1 ए पे 1, 50C2 ए पे 2, 50C3 ए पे 3, और समझ में आ रहा है, ये बेसिकली आई बनते जाएंगे, आई की पावर 49, आई की पावर 48, ये तो सब आई बन जाएंगे ना, तो बोल दो, नहीं है क्या, तो शांत जाओ। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत हो रही है, क्या कि हम ए की पावर 50, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 5, इतने बड़े बड़े पावर्स कैसे निकाले। तो समझना, कभी भी मैट्रिक्स में अगर तुम्हें किसी मैट्रिक्स की हायर पावर अगर निकालने को बोला जाए, किसी भी मैट्रिक्स की अगर हायर पावर निकालने को बोला जाए, समझ जाना वो मैट्रिक्स जुगाड़ वाला मैट्रिक्स होगा। जुगाड़ वाला मैट्रिक्स मतलब अगर तुम इसमें ए स्क्वायर ए क्यूब निकालोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली अच्छा पैटर्न दिख जाएगा, तुम्हारा। तो चूंकि यहां पर ए की पावर 50 निकालने की नौबत आ रही है, तो पक्का ये अच्छा वाला मैट्रिक्स होगा। अब इसमें क्या अच्छी बात है वो पता करने के लिए ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालो, ऑटोमेटिकली तुम्हें दिख जाएगा। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल के देखूं, ए स्क्वायर कितना आएगा, 2 माइनस 1 4 माइनस 2, 2 माइनस 1 4 माइनस 2, देखो, +4 माइनस 4 0, -2 + 2 0, +8 माइनस 8 0, -4 + 4 0। समझ में आया, देखो यहां पे ए स्क्वायर क्या आ गया, नल, और ए स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स आ गया, बता सकते हो ए क्यूब कितना आएगा, ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए होगा,
और ए स्क्वायर कैसा है, नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स क्या होगा, ए की पावर 4 कितना होगा, समझ में आ रहा है, ए की पावर एन सबके सब क्या बन जाते हैं, नल, और ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 2, कुछ भी रख दूं 2 या 2 से बड़ा, सबके सब 0 बन जाते हैं ना। बात समझ में आई क्या था, इससे क्या फायदा होगा, जरा सोचो, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 अप टू कितना, ए टू द पावर 50, ये सबके सब मर जाएंगे, क्या बचेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, क्या बचेगा, आई प्लस ए टू द पावर 50, आई प्लस ए टू द पावर कितना 50, ये तुम्हारे कितना बचेगा, पहला टर्म कितना, आई की पावर 50 जो कि कितना होगा, आई प्लस 57, 57 कितना होता है 50, ए की पावर 1, दिस विल बी इक्वल टू आई प्लस 50 ए। अभी भी अगर तुम्हें हायर पावर्स निकालने की नौबत अगर मैट्रिक्स में आ रही है, पक्का उसमें पैटर्न होगा ही होगा, आप तुम 2-3 निकालोगे ना तो दिख जाएगा, नहीं फुल नहीं होता ना, हो गया ना। आया था, पता चलता है कि क्या होना है यहाँ, हमारी गलती नहीं, बैलेंस होना चाहिए, साफ सफाई कौन, झाड़ू पोछा ये सब कौन करेगा, समझ रहे हो ना, वो सब काम करने के लिए भी तो अपन को लोग चाहिए, नहीं चाहिए, चलो बढ़िया बढ़िया, और यहाँ तक आया नहीं आया, सही बताओ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, होते ना बुकलेट, बुकलेट लाए हो, पेमेंट में टेस्ट की नहीं मिली थी, हाँ शांत, कौन सी दे रहे भाई, अच्छा पैराबोला, हाँ ठीक है मुझे सिखाओगे, चलो तुम लोग करना है इसमें शांत, मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है, मैट्रिसेस किधर गया, मैट्रिसेस वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 9 तक कर लेना, अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 में, एक्सरसाइज 9 तक है ना, और डिस्टी 1 में कर लेना 1 से लेके 15, डिस्टी 1 में 1 से लेके 15 कर लोगे ना, पक्का लोगे ना भाई, चलो कल मिलते हैं फिर अपन, क्या कल तक करके लाना है ये, है ना, होमवर्क कल के लिए होता है हमेशा, है ना, चलो, लोगों को शीट मिली कोई, ठीक है, बुकलेट है ना सबके पास, जिसके पास नहीं है वो स्टाफ रूम से ले लेना, है ना, समझ गए, चलो कल मिलते हैं ना।